नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम बस्ती जयपुर से। आज का विषय है एड़ियों में दर्द। एड़ियों में दर्द का मुख्य कारण क्या है? दर्द बहुत ज़्यादा भयानक होता है। लोगों को एक कदम तक चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सवेरे सवेरे जैसे ही हम सो के उठते हैं और अगर हमको वॉशरूम भी जाना पड़ जाए तो 4 कदम चलना 5 किलोमीटर चलने जैसा हो जाता है। एड़ियों में सूजन आ जाती है। एड़ियों के ऊपर पीछे की तरफ टखने पर तीखा दर्द होना चालू हो जाता है। सूजन आ जाती है उस हिस्से पर भी। और सबसे बड़ी बात कि ये दर्द जब हम चलते हैं तो एड़ियों से उठते हुए पिंडलियों तक को कवर करना चालू कर देता है। इसके होने के पीछे पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे कैसे करके ये रोग हमारे शरीर में उपजता है और उसका निदान कैसे कर सकते हैं। तो एड़ी जो है, एंकल जॉइंट जो है हमारा टखने का जोड़, उस पर 7 तो टखने की हड्डियां हैं, एंकल बोन्स। 2 हड्डियां हमारी पिंडली से जो टखने तक जा रही हैं वो हैं, और 5 हड्डियां हमारे एड़ी के हिस्से से उंगलियों तक, जो 1 अंगूठे और 5 उंगलियों तक जो जा रही हैं पैर की, 5 वो। तो ऐसे कुल मिलाकर के टोटल 14 हड्डियां हैं। 7 तो एड़ी की हो गई, 5 आपके 1 अंगूठे और 4 उंगलियों की हो गई, 12, और 2 हड्डियां आपकी पिंडली की। तो 14 हड्डियों के बीच में जो जोड़ बनता है उसको एंकल जॉइंट बोलते हैं। और उस एंकल जॉइंट पर एड़ी जो है कैल्केनियम बोन होती है। उस कैल्केनियम बोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि एड़ी के ठीक नीचे उस कैल्केनियम बोन का बेस पॉइंट आता है जहां हमारी एड़ी है। कैल्केनियम बोन का बेस पॉइंट वहां आता है और वो चौड़ी सी ब्लंट टाइप की हड्डी होती है। उस हड्डी के नीचे एक गद्दी होती है मांसपेशी की। उस मांसपेशी की गद्दी के ऊपर वो हड्डी बनी रहती है। और जैसे ही हम चलते हैं, चलते कैसे हैं हम एक पैर को ज़मीन पर रखते हैं और दूसरे पैर को उठा लेते हैं। फिर हमने एक्सेलरेट किया, मिड स्विंग किया, डी एक्सेलरेट किया और पैर को इस तरीके से, इस वाले पैर की एड़ी हमने ज़मीन पर रखी, फिर फ्लैट फुट, फिर हील ऑफ। तब तक इस वाले पैर को हम ज़मीन पर रखे ही हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है ये इस तरीके से, तो एड़ी को हम लगातार हील टच के बाद फिर फ्लैट फुट और फिर हील ऑफ, इस वाली कंडीशन में चलते हैं। तो इस चलने की कंडीशन की वजह से हम पूरे के पूरे शरीर का वजन एक एड़ी पर लेके आते हैं। और उस एड़ी की हड्डी जो है जिसको कैल्केनियम बोन बोलते हैं, उस कैल्केनियम बोन का प्रेशर लगातार हमारी जो कुशनिंग होती है, जो गद्दी होती है हड्डी के नीचे, उस गद्दी पर पड़ता रहता है। तो अगर हम सामान्य वजन के साथ हैं, हमारा वजन ज़्यादा नहीं है और हम चल रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं है। हमारी जो गद्दी थी, ये गद्दी जितने वजन के लिए बनी हुई थी उतना ही वजन हमारी इस गद्दी पर पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामान्य से हमारा वजन 10 किलो बढ़ जाता है तो वो बढ़ा हुआ वजन इस गद्दी पर पड़ेगा, हड्डी गद्दी को ज़्यादा दबाएगी और ज़्यादा दबाने के चक्कर में धीरे 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 करके गद्दी घिसना चालू होगी, डिजनरेट होना चालू होगी। तब फिर जो कैल्केनियम बोन है वो गद्दी को दबा दबा करके गद्दी को डिजनरेट करा देगी। फिर अपन हमारी कैल्केनियम बोन जो है वो सरफेस, जब हम जैसे ही एड़ी को ज़मीन पर रखेंगे तो कैल्केनियम बोन और गद्दी, जो बीच में गद्दी थी, एड़ी की स्किन के ठीक ऊपर गद्दी और उसके ऊपर कैल्केनियम बोन, तो गद्दी जैसे ही घिसना चालू होगी तो फिर कैल्केनियम बोन हमारी धीरे धीरे करके
टकराना चालू होगी आपके जो कुशनिंग के नीचे की मसल लेयर है और स्किन की लेयर है उस पर, उसकी वजह से दर्द चालू होता है। और अगर जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे वजन हमारा ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हमारे तो एड़ियों में दर्द है, तो रीज़न एक और हो सकता है। एक तो वजन, मूल कारण तो हो गया वजन। जिनका वजन सामान्य से अपने वजन से ज़्यादा है उनको एड़ियों में दर्द की समस्या लगभग 90% ऐसे लोगों को ही होती है जिनका वजन ज़्यादा है। अब दूसरा, जिनका वजन ज़्यादा नहीं है उनको अगर है तो कैसे हो सकती है? तो हम देखें कि हमारा वजन बिल्कुल ठीक ठाक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम कहीं चले जा रहे थे और हम एकदम से कूदे, या हम 2-3 सीढ़ियों से नीचे की तरफ कूदे, या फिर हम 3-4-5 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदे और कूदने की वजह से एड़ियों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो हमारी कैल्केनियम बोन ने उस कुशनिंग को एकदम से ही डिजनरेट, एक बार में डिजनरेट ज़्यादा कर दिया और उस डिजनरेशन को हमने रिवाइव नहीं करवाया, हमने कंप्लीट रेस्ट नहीं किया। तो डिजनरेशन, एक बार तो चोट लग गई, और चोट में जैसे कहते हैं ना कि एक तो घाव और दूसरा करोड़ते जा रहे हो उसको, तो नासूर बन जाएगा, कभी नहीं भरेगा। तो ऐसे ही जो चोट लगी, चोट की वजह से आपकी हड्डी ने कुशनिंग पर, गद्दी पर चोट मारी और उस चोट को आप लगातार चलने से बढ़ाए जा रहे हो, तो एक रीज़न वो भी हो सकता है। अगर वजन ज़्यादा नहीं है और हमने इस तरीके से कोई ऐसा कृत्य किया तो उसकी वजह से भी एड़ियों में दर्द आना चालू हो जाता है। तीसरा एक रीज़न और होता है जो इम्प्रॉपर फुटवेयर्स का रीज़न है, कि सामान्य तौर पर हम ऐसे जूते या ऐसी चप्पल पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं, जिनकी नीचे जो एड़ी है, एड़ी बिल्कुल हार्ड सोल वाला फुटवेयर हम पहन रहे हैं। अब हार्ड सोल वाला फुटवेयर अगर पहन रहे हैं तो लगातार हम हार्ड सोल पर अपनी एड़ी को लगाए जा रहे हैं। सामान्य वजन है फिर भी अगर हम हार्ड सरफेस नीचे से दिए जा रहे हैं तो फिर धीरे धीरे करके डिजनरेट होना चालू होगा गद्दी का, और जैसे जैसे गद्दी डिजनरेट होना चालू होगी तब फिर एड़ियों में दर्द आना चालू हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर फुटवेयर्स भी कभी कभी रीज़न होते हैं एड़ी में दर्द के, लेकिन सामान्य तौर पर वजन ज़्यादा सबसे बड़ा रीज़न है। और वजन ज़्यादा के साथ अगर हमने ऐसा वाला कोई काम कर दिया, कूद गए, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो गया, हमको दर्द जरूर हो जाएगा। अगर अभी नहीं है, हम कूदे भी नहीं हैं, हमको दर्द भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बचे हुए हैं। आज अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कल दर्द होगा। इसलिए वजन ज़्यादा तो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, एक तो कूदना जो कृत्य है हमारा, उसका हम ध्यान रखें, ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से हमें कहीं चोट लग जाए। और तीसरा, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फुटवेयर्स। तो अगर हम वज़न से ज़्यादा हैं और हम ऐसे वाले जूते चप्पल हार्ड सोल वाले पहन रहे हैं तो समझ लीजिए हम बीमारी को न्योता दे रहे हैं कि भैया हमारे शरीर में आ जा, हम परेशान नहीं हैं, हम थोड़ा परेशान होना चाह रहे हैं। तो ये वाली स्थिति तो बड़ी ख़राब है। अगर वज़न ज़्यादा है तो हम बाकी सब जैसा चाहे करें, लेकिन फुटवेयर्स हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि हम एड़ियों के दर्द से बचें, हम चलने फिरने के योग्य बने रहें। अगर वज़न ज़्यादा है और हम चलने फिरने की अपनी क्षमता को खो देंगे, चलने फिरने में हमें तकलीफ होना चालू हो जाएगी, तो हम वज़न कैसे कम करेंगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। फिर होने को तब भी वज़न कम होगा, तरीके तब भी होंगे, लेकिन सामान्य से हटकर तरीके होंगे। अभी हम सामान्य तरीके से ही वज़न को कम कर सकते हैं। तो अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करना, मूल रूप से ये तीन कारणों के अलावा एड़ी में दर्द का, जो टखने में दर्द होता है, एड़ी में दर्द तो नहीं होगा, फिर टखने में दर्द होगा। यूरिक एसिड गाउट जो होता है उस केस में तो पूरे जोड़ों में ही दर्द होता है, कलाइयों में, टखने में, घुटने में, उंगलियों में, पैर के अंगूठे के साइड में, जिसको गाउट का पॉइंट बोला जाता है, उस जगह सब जगह ही दर्द होता है। तो फिर एड़ियों में भी दर्द आ जाता है। तो चौथा, वो भी एक रीज़न मान सकते हैं। पांचवा रीज़न, अगर हम पेन से ही रिलेटेड मान रहे हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी काम करती है शरीर को बीमार करने के लिए, तो वो वाला रीज़न भी एक रीज़न माना जा सकता है। लेकिन अगर हम कैल्केनियल स्पर की बात कर रहे हैं तो केवल 3 रीज़न है, पहले के 3 रीज़न ही मेन रीज़न माने जाएंगे। अब ट्रीटमेंट क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी बीमारी का पूरा इलाज अगर करना है तो बीमारी के कारणों को समझिए और उन कारणों को ख़त्म कर दीजिए। अगर आपने कारण ख़त्म नहीं किए हैं तो फिर तो वही वाली स्थिति है कि पेड़ को आपने जड़ से नहीं काटा है, ऊपर तने से काट दिया है। जड़ कारण है
और कारण है तो फिर दोबारा से पेड़ उगेगा। तो ऐसा ही अगर आपने किसी भी बीमारी का, एड़ी में दर्द के लिए नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि जिस बीमारी का जो भी आपका, इसीलिए कारणों को सबसे पहले समझना चाहिए कि बीमारी होने का मूल कारण क्या था। मूल कारण को ख़त्म करना है, मूल कारण को ख़त्म करिए, धीरे धीरे करके बीमारी पूरी ख़त्म हो जाएगी। अब वैसे तो एक बहुत बड़ा मूल कारण जो बिल्कुल पूरे तरीके से जिसको कंबाइंड कलेक्टिवली बोला जा सकता है, वो तो अपन बोलते हैं सर्वे रोगा मलावसा, सारे रोगों का कारण शरीर में मल का वास करना है। मल के वास होने से रोकिए, शरीर में मल जो जम रहा है उसको निकालना चालू करिए। उस निकालने के क्रम में आपको खाने पर भी संयम रखना पड़ेगा, आपको व्यायाम पर भी नियमन रखना पड़ेगा। तो जैसे ही खाने पर संयम रखा, व्यायाम पर नियमन रखा, धीरे धीरे करके वजन अपने आप कम होगा। वजन जैसे जैसे कम होगा, आप व्यायाम करोगे, मांसपेशियां सही होंगी। जैसे जैसे वजन कम होगा और मांसपेशियों की गद्दी मांसपेशियों की बनी हुई है, तो धीरे धीरे कर रिजनरेट हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा। तो वो जो कारण है जो सार्वभौमिक माना जा सकता है, जो सब मूल कारण माना जा सकता है, वो तो मूल है ही। उससे अपन ये नहीं कह रहे कि मूल वो नहीं, मूल तो वही है। लेकिन हर बीमारी के और भी जो छोटे मोटे रीजन्स होते हैं, जैसे इस एड़ी में दर्द के लिए हम वजन एक मूल कारण मान लेते हैं। वजन के रीजन्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम जो भी रीज़न वजन का है उसको ख़त्म करके वजन को कम करें। अगर हम जूते चप्पल ख़राब क्वालिटी के पहन रहे हैं, हार्ड सोल वाले पहन रहे हैं, तो हम उनसे बचें। और अगर हार्ड सोल के ही पहनने हमें, जैसे हमें कैजुअल्स या फॉर्मल्स पहनने ही पड़ेंगे, हमें तो लेदर के ही शूज़ पहनने पड़ेंगे, और वो भी हमें हार्ड सोल के ही, मान लो ऐसा कुछ अगर है जैसे आर्मी वाले पहनते हैं, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इंसोल्स जो डलते हैं शूज़ में, इंसोल डलवा लीजिए आप। सॉफ्ट इंसोल आता है सिलिकॉन का सॉफ्ट इंसोल डलवा दीजिए। सिलिकॉन का सॉफ्ट इंसोल डालोगे तो आप जैसे तैसे, जो भी आपके सोल का रीज़न था कि आपको हार्ड पहनना ही पड़ रहा था, तो उस हार्ड सोल के ऊपर सॉफ्ट इंसोल हो जाएगा, उसके ऊपर आपका तलवा रहेगा, आपकी एड़ी रहेगी, तो आप समस्या से बच जाएंगे। वजन को कम करना, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फुटवेयर्स को प्रॉपर की तरफ लेके आना, और तीसरा रीज़न जो था वो जो आपका व्यायाम की कमी, व्यायाम को तो आपको करना ही पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखें। और व्यायाम की कमी अगर होगी तो मांसपेशियां धीरे धीरे करके शिथिल हो जाएंगी, शिथिल होंगी तो एक बार भी चोट लगी मांसपेशी में घाव हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो आप व्यायाम जरूर करिए और ऐसे किसी भी कृत्य को करने से बचिए अगर आपका वजन ज़्यादा है तो। अब है कि हम इस एड़ी में दर्द के कारणों को तो समझ गए, और उन कारणों को ख़त्म करने के बारे में भी हमने समझ लिया कि भाई हमें व्यायाम भी करना है, वजन को कम करने के लिए हमें संतुलित भोजन भी करना है, ये तो सब हमने कर लिया। अब हमने दूसरा नंबर पर हमने फुटवेयर्स अच्छे पहन लिए, तीसरा नंबर हमने कूदक आदि भी बंद कर दी। इसके बाद जो ट्रीटमेंट पार्ट है कि भाई ये तो मूल कारणों को तो हम जड़ से ख़त्म करने का काम करना चालू कर दिया आज से हमने, लेकिन अब आज से चालू किया है तो आज ही आराम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मूल कारणों को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, तब तक हम सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाए उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हमारा प्राकृतिक चिकित्सा, दूसरा आहार चिकित्सा, और तीसरा व्यायाम, योग चिकित्सा जिसको बोला जा सकता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आप एड़ियों में दर्द के लिए जो मूल इलाज हो सकता है, हमें जैसे एड़ियों में दर्द ही है, बाकी और कहीं कोई समस्या नहीं है, हमारा पेट भी बिल्कुल ठीक रहता है, हमें भूख भी अच्छी लगती है, हमें तो नींद भी अच्छी आ रही है, और हम बिल्कुल झंझटों से भी दूर हैं, दुनियादारी से हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं, केवल एड़ियों में दर्द हमारे तो हो गया बस। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो सामान्य तौर पर ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी। कहीं ना कहीं शरीर में समस्या थोड़ी बहुत तो और कहीं होगी अगर ऐसी कोई बात आई है तो। लेकिन बाय चांस अपन मान लेते हैं कि कोई समस्या नहीं है, तो फिर इलाज क्या करना है, हम एक बाल्टी में गर्म पानी भरें, उसमें एप्सम सॉल्ट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो लगभग 10 लीटर पानी, गर्म पानी बाल्टी में भर लिया, हल्का गर्म पानी 10 लीटर, और उसमें लगभग हम 10 से 15 ग्राम एप्सम सॉल्ट डालें, और उसमें दोनों पैर डाल करके लगभग 15 से 20 मिनट पैर पानी में डाल करके रखें। तो गर्म पानी में जैसे ही पैर डालेंगे तो खून की नलियां और मांसपेशियां दोनों ही फैलेंगी। मांसपेशियां फैलेंगी तो मांसपेशियों पर खून का संचार बढ़ेगा, और जो गद्दी मांसपेशियों की बनी हुई थी वहां पर खून का संचार बढ़ेगा तो मांसपेशी की क्षमता भी बढ़ेगी। धीरे धीरे गद्दी पर रिजनरेशन की प्रोसेस, रिपेयर का मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा अच्छा होना चालू होगा,
और जैसे जैसे वो अच्छा होना चालू होगा आपको एड़ी के दर्द में आराम मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही एड़ी में दर्द हुआ और गर्म पानी में पैर डाल लोगे तो बढ़ जाएगा। एक्यूट कंडीशन में कभी भी गर्म उपचार नहीं करते हैं। तो ये बात तब है जब लगभग 15 दिन, 20 दिन, महीने भर हो गया है आपके पेन को, उसके बाद अगर पेन कम नहीं हो रहा है तो आप गर्म पानी का उपयोग करिए। और अगर ऐसे ही चोट वोट लगी है और दर्द एकदम से अचानक चालू हो गया है तो फिर उस केस में आप गर्म पानी में पैर डाल सकते हो। गर्म पानी में पैर डालने के बाद पैर को निकालो और एक गीला कॉटन का कपड़ा बांध करके ऊपर से ऊनी लपेट कर दो। तो ये आपके लिए तुरंत दर्द हुआ है तो भी और दर्द अगर पुराना है तो भी, दोनों कंडीशंस में ही बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये तो हो जाता है प्राकृतिक चिकित्सा का एक इलाज। दूसरा इलाज, आप पुलटिस का उपयोग कर सकते हैं। पुलटिस में एलोवेरा की पुलटिस, ग्वारपाठे के पत्ती को हमने छीला बीच में से काटा, गूदा वाला भाग लिया, उसमें हल्दी या आमी हल्दी अगर हमारे पास है तो वो डाली, तवे पर रख के उसको गर्म किया और गरम हिस्सा एड़ी वाले हिस्से में हमने लगा करके ऐसे और ऊपर से लपेट के ऊपर से कोई ऊनी कपड़ा बांध दिया। इसको पुलटिस बोलते हैं, एलोवेरा पुलटिस। अगर हम चाहें तो कॉटन पुलटिस कर सकते हैं। कॉटन पुलटिस में क्या होगा, थोड़ी सी कॉटन ली, उस पर सरसों का तेल लगाया या अरंडी का तेल लगाया, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाली, उसको तवे पे गरम किया। जब वो ठीक ठाक गरम हो जाए तो उससे पहले एड़ी की सिकाई करी और फिर बांध करके ऊपर से लपेट बांध दिया। ये अच्छा इलाज माना जा सकता है। इसके साथ में व्यायाम या योग चिकित्सा, जो प्राकृतिक चिकित्सा, इतना लोकल ट्रीटमेंट इतना पर्याप्त है। अगर चाहें तो हम प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत जो है कि एलिमिनेशन करवाओ, तो हम सेक, मिट्टी पट्टी, एनिमा का उपयोग कर सकते हैं। सेक, मिट्टी पट्टी अगर नहीं हो पा रहा है तो पेट पर गर्म पानी की थैली और गीले कपड़े से हम गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं। गर्म ठंडे सेक के बारे में पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पहले आ चुके हैं या प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपको थोड़ा अनुभव है तो अपन जानते हैं गर्म ठंडा सेक कैसे करते हैं। और अगर बाई चांस नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने वीडियो पहले के गर्म ठंडे सेक को लेकर के आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो गर्म ठंडा सेक आप कर सकते हैं पेट का। और उसके बाद फिर आप एनिमा अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आप रात को सोने से पहले या फिर सवेरे जागते ही गुनगुने पानी से त्रिफला या हरड़ का पाउडर, या तो त्रिफला का पाउडर और या फिर हरड़ का पाउडर आप ले लीजिए। उससे आपका पेट पूरे तरीके से सवेरे सवेरे साफ हो जाएगा। तो क्लीनिंग का प्रोसेस आपका वहाँ पूरा हो जाएगा। तो ये तो प्राकृतिक चिकित्सा हो जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा के बाद अगर हम योग चिकित्सा में जाते हैं तो योग चिकित्सा विशेष रूप से कैल्केनियल स्पर, इस एड़ी में दर्द की समस्या का नाम होता है कैल्केनियल स्पर। इसको कैल्केनियल स्पर क्यों बोलते हैं? कैल्केनियम बोन के नीचे टकराते 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 एक थोड़ा सा ट्यूबरकल टाइप का आ जाता है, सूजन सी आ जाती है बोन पर, उसको ट्यूबरकल बोलते हैं, स्पर बोलते हैं। कैल्केनियम पर स्पर इसके लिए नाम हो जाता है कैल्केनियल स्पर। तो व्यायाम क्या है? अब व्यायाम है उस गद्दी को हमें कैसे भी करके रिजनरेट कराना है, रिपेयर करवाना है। गद्दी फुलाना है तो गद्दी फुलाने, मांसपेशी की बनी, मांसपेशी कैसे फूलती है? मांसपेशी को फुलाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे बाइसेप हमें बनानी है तो हम डंबल करते हैं, डंबल करते हैं तभी फूलती है। हमें ट्राइसेप बनानी है तो हम ऐसे वाले डंबल करते हैं और धीरे धीरे करके ट्राइसेप हमारी डेवलप होना चालू हो जाती है। एप्स बनाने हैं तो हम एप किंग प्रोपर या फिर प्लैंक्स या जो भी एक्सरसाइजेज ऐप बनाने वाली हैं वो करते हैं, तो एप्स हमारे निकल के मांसपेशियाँ, मतलब कंसर्न मांसपेशियाँ हमारी निकल के फूल करके उनकी ताकत बढ़ती है। तो ऐसे ही कैल्केनियल बोन के नीचे जो गद्दी है, उस गद्दी को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें उससे रिलेटेड व्यायाम ज़रूर करने पड़ेंगे। अब वो व्यायाम कौन से हैं? पैर को सामने फैला के बैठें और पंजे को केवल पीछे और आगे, पूरा पीछे और पूरा आगे, पूरा पीछे और पूरा आगे, पूरा पीछे और पूरा आगे। इस तरीके से अगर हम एक बार में लगभग 300 बार, ऐसा नहीं 2 बार ऐसे कर लिया और ख़त्म हो गया, नहीं, इससे नहीं कुछ होगा। व्यायाम आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर 300 बार एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो पहले 50 बार, 60 बार, 10-20 बार रोज़ बढ़ाते रहिए। 300 बार आप पहुँचें, 312। और ऐसे नहीं करना है, ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, पूरा प्रॉपर तरीके से आपने पीछे पॉज दिया, फिर वापस, फिर पीछे पॉज दिया, फिर वापस, फिर पीछे पॉज दिया, फिर वापस। 300 बार करने में लगभग आपको 300 सेकेंड लगने हैं। 300 की जगह अगर मान लो 400 सेकेंड भी लग जाते हैं तो 6-6.5 मिनट में आपका एक काम पूरा हो जाएगा। लेकिन ये एकमात्र एक्सरसाइज ऐसी है जिससे धीरे धीरे करके आपकी जो एड़ी के दर्द की समस्या है वो केवल एकमात्र एक्सरसाइज से खत्म हो सकती है। तो एक एक्सरसाइज अगर हम थोड़ा और करना चाहें तो हम पंजे को दाएं बाएं भी कर सकते हैं। हम इसको 100 बार ही कर लें,
फिर हम चारों पॉइंट जो हमने बनाए, पीछे का, राइट साइड का, सामने का, लेफ्ट साइड का, अगर हम इसको पूरे को मिलाएं इस तरीके से, तो ये होता है सर्कमडक्शन क्लॉकवाइज और सर्कमडक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो एडी की अगर हमने ये 4 एक्सरसाइज कर ली, एक तो आगे पीछे, दूसरा दाएं बाएं, तीसरा क्लॉकवाइज और चौथा एंटी क्लॉकवाइज सर्कमडक्शन, ये 4 एक्सरसाइजेज अगर हमने करी, तो इन एक्सरसाइजेज से धीरे धीरे करके जो हमारी एडी के नीचे की गद्दी है वो गद्दी जनरेट होना चालू हो जाएगी, रिपेयर होना चालू हो जाएगी। और जैसे ही वो गद्दी फूल करके रिपेयर हो जाएगी, तो फिर आपकी एडी की कुशनिंग जो थी वो नेचुरली बन जाएगी। जब तक नेचुरल कुशनिंग नहीं बन रही है, तब तक हमें अगर दर्द है या नहीं है, या फिर आपको वजन आपका ज़्यादा है और आपका प्रॉपर शूज़ भी आप अगर पहन रहे हो, तो भी उसमें कोशिश करें कि एक आर्टिफिशियल कुशनिंग, भाई नेचुरल कुशनिंग आपकी दब रही है, ख़त्म हो रही है, खर्च हो रही है, ख़राब हो रही है, उस आर्टिफिशियल के ख़राब जब तक नेचुरल आपकी दोबारा से डेवलप नहीं हो जाती है, तब तक आर्टिफिशियल को आप डाल दो। आर्टिफिशियल कुशनिंग क्या होगी? जो आपका सिलिकॉन का हील कफ या हील पैड आता है, या फिर सिलिकॉन का पूरे जूते का इंसोल आता है, आप वो डाल के रख लीजिए। ये तो आपका हो जाएगा योग चिकित्सा। आहार चिकित्सा में आप कैल्शियम रिच डाइट आप ले लीजिए। कैल्शियम रिच डाइट अगर लेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, कैल्केनियल स्पर हो रहा है। लोग जनरली ऐसा कहते हैं कि हड्डी बढ़ रही है, कैल्शियम जमा हो रहा है, इसलिए कैल्शियम मत खाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। कैल्शियम कहीं से भी जाके वहाँ जमा नहीं हो रहा है। तो आप अगर कैल्शियम ले रहे हो, तो आपको वैसे भी, आप जब भी कैल्शियम ले रहे हो, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फिर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज या फिर आपको टहलना बहलना कुछ करना ही चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप समझ लो नुकसान होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन बचेंगे नहीं, होगा ज़रूर। तो आप अगर कैल्शियम ले रहे हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में थोड़ा प्राणायाम, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज में जैसे आप टहलना, जॉगिंग करना। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो जॉगिंग या रनिंग नहीं कर सकते हैं आप, टहलना आप कर सकते हैं, लेकिन शूज़ में सिलिकॉन के इंसोल्स या सिलिकॉन का हील कफ या पैड डाल करके ही आप वॉक कर सकते हैं। और अगर आपको दर्द बहुत ही ज़्यादा है, चलने में आपको बड़ी समस्या हो रही है, तो फिर आपको कंप्लीट रेस्ट पर जाना पड़ेगा। और उस रेस्ट के साथ आप वजन कम करने के जो तरीके हैं वो ग्रेविटी एलिमिनेशन वाले, सीधे लेट करके पैर उठाना, पैरों को घुमाना, उल्टा घुमाना, फिर दोनों पैरों को 45 पर उठा के फॉरवर्ड साइकिलिंग, बैकवर्ड साइकिलिंग, फिर दोनों पैरों से फॉरवर्ड साइकिलिंग, फिर दोनों पैरों से बैकवर्ड साइकिलिंग। ये वाली चीज़ें अगर आप करते हो तो धीरे धीरे करके शरीर में जमी हुई ऊर्जा खर्च होगी और उससे आपका वजन कम होगा। जैसे जैसे वजन कम होगा, आपके एड़ी की हड्डी के नीचे की कुशनिंग पर जो जोर पड़ रहा था वजन का, वो पड़ना कम होगा। धीरे धीरे करके वो रिजनरेट होना चालू हो जाएगी। साथ में आप एक्सरसाइज कर ही रहे हैं और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ही रहे हैं और पुलटिस और गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट डाल करके पैर डाल ही रहे हैं। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपकी एड़ी में दर्द की समस्या से आप निजात पा जाएंगे। नमस्कार।